हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड था। आज हम लोग बात करेंगे फोर्स की। फोर्स समझो ऐसा कि फिजिक्स की जान है। बिना फोर्स के फिजिक्स इमेजिन करना ही बेकार है। हर जगह फिजिक्स के हर चैप्टर में कहीं पे भी किसी भी टॉपिक की बात कर लो, ये फोर्स कहीं ना कहीं आएगा ही मल्टीपल रूप में। जैसे फोर्स ऐसे कहें ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैट का दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच का फोर्स, मैग्नेट एंड आयरन मैग्नेटिज्म का फोर्स, ये सब फोर्स फिजिक्स में सब जगह आपको फोर्स मिलना ही मिलना है। तो आज हम लोग फोर्स की ही स्टडी करते हैं। वैसे फोर्स की जिसकी ज़रूरत हमें मैकेनिक्स में होती है। मैकेनिक्स पढ़ने के लिए जिन फोर्सेस जैसे फोर्सेस हम पढ़ने चाहिए, पता होने चाहिए, आज वो सब फोर्स हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि फोर्स से समझते क्या है आप लोग, फोर्स हमारे डेली लाइफ में भी सब जगह है। कुछ उठाना, उठा के रखना कहीं से कहीं, कुछ चीज़ को धकेलना, कुछ चीज़ को खींचना, ये सारे फोर्स के ही एग्जाम्पल हैं। फोर्स, अब एक एग्जाम्पल हम लोग इमेजिन करते हैं। सपोज आपके घर में ऐसा कभी आपने किया भी होगा, एक कोई बॉक्स है, बड़ा सा हैवी सा बॉक्स, वो बड़ा वाला होता है ना, वो बड़ा वाला बॉक्स ये रखा हुआ है। इसे हमें खींच के यहाँ दूसरी जगह पे ले जाना है। कैसे कैसे ले जा सकते हो भाई? देखो, एक इस तरफ से इसको धकेलते हुए हम यहाँ से खिसकाते 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 यहाँ तक ले जाएंगे, ये एक हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ से इसको खींचते 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 हम लोग यहाँ ले आएंगे। तो अगर हम किसी चीज को धकेल रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुश। और किसी चीज को जब खींच रहे हैं उसको कहते हैं पुल। पुश या पुल। फोर्स अभी हम लोग कुछ इस टाइप का ही पढ़ेंगे, या तो वो पुश होगा या तो वो पुल होगा। मतलब कुछ चीज, किसी भी चीज को हम लोग खींच रहे हैं तो पुल, किसी भी चीज को हम लोग पीछे से धकेल रहे हैं तो पुश। ये पुश और पुल फोर्स हैं। ऐसे फोर्स जिससे इसमें मोशन आया और यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। यानी एक चीज हमें इससे समझ में आ रही है कि पुश या पुल ऐसे फोर्सेस हैं जो मोशन पैदा कर सकते हैं, जिनके कारण मोशन आ सकता है बॉडी में। पुश पुल ही क्यों, अगर घर में अभी कैसा हुआ होगा, बाल्टी में मान लो पानी भर के इसको उठाते हैं हम लोग, हाथ से ऊपर की ओर उठाते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी पुल। और बाल्टी है, अगर इसको हम लोग नीचे से हाथ दे के ऊपर उठाएं तो ये कहला जाएगा पुश। ये पुश और पुल क्या किया, इसमें मोशन लाया, इसके पोजीशन में चेंज लाया, यानी कहीं से कहीं पहुंचाया तो इसमें मोशन आया। तो ये पुश और पुल, एक चीज हम अब लिख सकते हैं ऐसा कि फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन। किसी भी चीज में अगर फोर्स लगाएं, अब क्या लगाएं, कितना लगाएं, ये अभी आगे इसी वीडियो में समझेंगे। तो फोर्स लगाने के बाद इसमें मोशन आ गया। कभी कभी इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी फोर्स मोशन क्रिएट कर सकता है। अब ऐसे भी समझो कि कभी मार्केट में गए शॉपिंग वॉपिंग करने, तो कुछ इस टाइप की ट्रॉली आप लोग यूज करते होगे सामान कलेक्ट करने के लिए, जिसको हाथ से यहाँ पर हैंड रख के पुश करते हैं तो क्या होता है, ये ट्रॉली आगे जाती है। लेकिन कभी ज़्यादा आगे जा रही है, कहीं दीवार से टकराने वाली है, तो क्या करते हैं, इसी हैंडल को हम लोग पकड़ के अपनी तरफ खींचते हैं। मतलब इसके मोशन के उल्टा डायरेक्शन में अगर हम एक पुल लगाए
तो ये क्या होता है, थोड़ा सा आगे जाके रुक जाता है। यानी ये भी कह सकते हैं कि फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स अगर इसके मोशन के उल्टी दिशा में सफिशिएंट फोर्स लगाए तो इसका चलना रुक भी जाता है। तो फोर्स क्या करता है, क्या कर सकता है, मोशन पैदा भी कर सकता है और होते हुए मोशन को स्टॉप भी कर सकता है। अब ये समझो, कहीं हम जमीन पे 10 मीटर हाइट पे अपने छत पे खड़ा होके कोई स्टोन हाथ में पकड़े हुए, कोई पत्थर पकड़ा हुआ है, हमने सडनली हमने पत्थर छोड़ दिया तो पत्थर क्या होता है, सीधा नीचे आके गिर जाता है। क्यों भाई, क्यों नीचे आके गिर गया है? नीचे आने का कारण क्या था? तो नीचे आने का कारण तुम लोग बोलते हो कि इसका वेट की वजह से ये नीचे आ गया। तो वेट भी एक ऐसा फोर्स हुआ जिसकी वजह से ये नीचे आ गया। ग्रेविटी ना, धरती हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है। उसी खींचने वाले फोर्स को हम लोग किसी अगर स्टोन पे ऑब्जेक्ट पे, वो फोर्स को हम लोग नाम दे दिए वेट। तो वेट का डायरेक्शन हमेशा क्या रहता है, डाउनवर्ड। आई होप फोर्स आप लोग समझ गए होंगे। पुश को, पुल को, जो मोशन प्रोड्यूस कर सकता है, जो होते हुए मोशन को रोक सकता है, उन सबको हम लोग फोर्स कहेंगे। और ये फिजिक्स में ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जहां पे फोर्स इन्वॉल्व ना हो, अलग अलग तरीके का फोर्स। अब हम लोग मैकेनिक्स में जो फोर्सेस की स्टडी करेंगे या जैसे फोर्सेस से डील करेंगे, जैसे फोर्सेस हमें देखने को मिलेंगे मैकेनिक्स में, इनको हम लोग तीन तरीके का फोर्सेस में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहले को कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसा मैंने अभी पिछली एग्जांपल में बताया कि कोई भी चीज अगर हाइट में ले जाके छोड़ो, वापस जमीन पे आ गई। क्यों आ गई? अपने वेट के कारण। वेट हमने किसको बोला? धरती, अर्थ किसी भी पार्टिकल को अपनी तरफ जिस फोर्स से खींचती है उसको वेट बोलते हैं। तो ये वेट हो गया। वेट, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गया। दो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, सपोज इस पे Q प्लस चार्ज है और इस पे Q माइनस चार्ज है। अब ये दोनों भी क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इनके बीच भी फोर्स है। कूलम्ब्स लॉ में आगे पढ़ेंगे ये फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, दोनों पे अगर इक्वल चार्ज है तो Q इंटू Q बाय दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर। ये पढ़ेंगे, ये अभी इसमें जाने की जरूरत नहीं है। ये फोर्स, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दो चीज आपस में खींच रहा है एक दूसरे को। या अगर यहाँ कोई मैग्नेट रखा हुआ है, यहाँ पे कोई आयरन बॉल है, तो ये मैग्नेट क्या करता है, आयरन बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये भी अट्रैक्शन फोर्स है। तो ये आयरन मैग्नेट वाला तो अभी अपने स्कोप में नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में देखेंगे। अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं ग्रेविटी किसी भी चीज को अपनी तरफ, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जिस फोर्स से खींचती है उसे उस ऑब्जेक्ट का वेट बोलते हैं। एक फोर्स समझ गए। दूसरा फोर्स आपको बहुत मिलेगा मैकेनिक्स में, इसको अच्छे से समझना। दूसरे फोर्स को हम लोग कह सकते हैं कांटेक्ट फोर्स। अब इस फोर्स को समझते हैं। अभी हमने यहाँ पे क्या एग्जांपल देखा, कोई भी स्टोन है, इसको अगर गिराए तो सीधा जमीन पे आके टकराएगा। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस स्टोन को हम लोग एक टेबल पे रख देते हैं। ये टेबल है, टेबल पे रख दिया हमने। ये पूरा समझो एक टेबल है, एक टेबल पे इस बॉल को रख दिया। अब ये नीचे नहीं आ रही है। क्या धरती ने फोर्स लगाना छोड़ दिया? धरती जो इसको अपनी तरफ खींच रही है इसके वेट से, वो तो अब भी लग रहा है इस पे। या किसी भी चीज को अपने हाथ में रख के
थोड़ी देर रख के महसूस करो, उसका वेट आपको फील होगा कि धरती अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा। अब ये नीचे नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा? इस फोर्स को, जो वेट है W, इसको न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है जिसकी वजह से ये नीचे नहीं जा रहा है? तो इसको जो न्यूट्रलाइज कर रहा है वो इस टेबल का सरफेस जहां पे रखा हुआ है। अब ये कैसा फोर्स है? इसको कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे हम लोग। टेबल के कांटेक्ट में रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, तो वो उस पे कांटेक्ट फोर्स लगेगा। अब इसको अपोज कर रहा है। कांटेक्ट फोर्स हमेशा जिस सरफेस से कांटेक्ट में है उसके परपेंडिकुलर लगता है, आउटवर्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बाहर की ओर। मान लो इसको आर बोले, यही आर वेट को बैलेंस कर रहा है। आर इक्वल टू वेट हो रहा है, जिस वजह से नीचे नहीं आ रहा है। अब ये आर फोर्स कहां से आया? टेबल के कांटेक्ट में जो रखा हुआ है। तो जैसे अभी ये डस्टर मेरी हथेली पे रखा हुआ है, नीचे ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, जबकि धरती तो इसे अपनी ओर खींच रही है। तो मेरी हथेली इस पर एक फोर्स लगा रही है इसको अपोज करने के लिए, जो कि मेरे कांटेक्ट सरफेस के हाथ से जो कांटेक्ट हो रहा है इसके ठीक परपेंडिकुलर है ऊपर की तरफ, और वही फोर्स इसको बैलेंस कर ले रहा है। ये आर। अब ये आर लगता कैसे कैसे है? जिस भी सरफेस के कांटेक्ट में है हमारा ऑब्जेक्ट, सपोज इंक्लाइंड सरफेस के कांटेक्ट में, तो जो कांटेक्ट सरफेस है ना उसके ठीक परपेंडिकुलर लगता है ये आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जनरली आर से डिनोट करते हैं। तो ये भी एक फोर्स हो गया, ये इसको कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। ये कांटेक्ट फोर्स की खास बात क्या है? ये कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, आउटवर्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी हम इसकी वैल्यू की बात ही नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ये स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। ये एक इसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। ये एक कांटेक्ट फोर्स हो गया। और क्या हो सकता है कांटेक्ट फोर्स? कांटेक्ट फोर्स, पहला कांटेक्ट फोर्स हमने देख लिया, नॉर्मल रिएक्शन। ये दो सरफेस जब आपस में टच कर रहे हैं तो ये आउटवर्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट लगता है एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। मतलब अब देखो, ऐसे कोई बॉल कांटेक्ट में है, सपोज ये वर्टिकल है, अच्छा सा ही बताता है। ये कोई बॉल है, ये यहाँ पे इसके कांटेक्ट में है, तो ये सरफेस इस पे आउटवर्ड लगाया, रिएक्शन फोर्स R1 बोलते हैं। यहाँ पे भी ये पूरा कोई दीवार है, दीवार के कोने में बॉल डला हुआ है, ये भी आउटवर्ड लगाया R2। तो दो रिएक्शन फोर्स ऐसे ऐसे हो गए इस पर। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहलाए। सेकंड, इसी में एक कांटेक्ट फोर्स का ही एक एग्जांपल होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बोलो या फ्रिक्शनल फोर्स, जो बोलना है बोलो। ये क्या होता है इसको समझते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स को। अब टेबल था ये मेरा, इस पे ये बुक रखी है, मेरी एक बुक है। बुक का वेट को तो बैलेंस कर रहा है हमारा इस टेबल से जो इसका कांटेक्ट है उस पे लगने वाला रिएक्शन फोर्स। क्या हो अगर इधर से हम कोई दूसरा फोर्स P लगाए और ये टेबल
समझो काफी रफ टेबल है, तो थोड़ा सा पी लगाने पे क्या ये बुक मूव करने लगती है? मुझे नहीं लगता। बुक की जगह कोई भारी ऑब्जेक्ट मान लो, बॉक्स मान लो, हल्का सा फोर्स लगा इस तरफ चलने लगेगा? नहीं। फोर्स तो हम लगा रहे हैं, कुछ न्यूट्रलाइज करने वाला भी नहीं है, लेकिन ये चल भी नहीं रहा। क्या दिक्कत आ गई? इस फोर्स को, वेट वाले फोर्स को तो बता दिए, इसका रिएक्शन फोर्स ने इसको बैलेंस कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में लग के दोनों बराबर आ गए, बुक कहीं नहीं जा रही। लेकिन अब इस पी फोर्स जो हम इधर से ढकेल रहे हैं बुक को, और हल्का ही ज्यादा फोर्स लगेंगे तो चल देगा भाई, हल्का फोर्स लगा रहे हैं फिर मूव नहीं कर रहा है, क्यों? अब है इसी टेबल के कांटेक्ट में जो बुक रखा है ना, अब इसी के अलोंग अगर फोर्स लगाए तो एक फ्रिक्शनल फोर्स इसके मोशन को अपोज कर रहा है। इसको हम बोल लेते हैं स्मॉल एफ, फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स। पी लगाते गए, एक ऐसा टाइम आएगा कि अब ये ऐसा हो सकता है, देखो पी अगर फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा है तब तो ये बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में इधर मूव करने लगेगी, मूव कर जाएगी। पी फोर्स अगर हमारा इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स है, नहीं मूव करेगी। पी अगर छोटा है फ्रिक्शनल फोर्स से तब भी ये मूव नहीं करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और फ्रिक्शन फोर्स आगे डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ ऐसा होता है, ये मान लो अप्लाइड फोर्स P है और ये इधर फ्रिक्शनल फोर्स F का अगर हम खींचते हैं, कुछ इस तरह का आता है अपना, कि जितना फोर्स लगाएंगे उतने ही ताकत से अपोज कर दिया, फिर जितना फोर्स लगा ये भी फ्रिक्शनल फोर्स उसी के बराबर लग के अपोज कर दिया, बुक नहीं चलेगी। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं था तो फ्रिक्शन भी नहीं था। फ्रिक्शन फोर्स तभी लगता है जब कोई फोर्स अप्लाई होता है, ठीक, और अप्लाई होने वाले फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर सपोज इधर से फ्रिक्शन लगना शुरू हो, इधर से हम कोई फोर्स लगा देते तो फ्रिक्शन इसके उल्टे तरफ इधर लगता। अब ऐसे समझो, अगर कोई फोर्स नहीं है फ्रिक्शन भी नहीं है, अगर थोड़ा फोर्स लगा तो उसी के बराबर फ्रिक्शन भी लगा, और फोर्स बढ़ाए फ्रिक्शन भी बढ़ गया, और फोर्स बढ़ाए, अब यहाँ पे आ गया अबाउट टू मूव, हमारा बुक मूव करना शुरू हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। अब इससे ज्यादा हम जितना भी फोर्स लगाएं फ्रिक्शन फोर्स वही वैल्यू रह जाएगी, कांस्टेंट रह जाएगी, उससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स। इसके बारे में डिटेल से अभी बस समझो कि हमारा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है और इसकी क्या वैल्यू होती है, कैसे अप्लाई होता है। जब फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ के टाइम में तो और अच्छे से बताएंगे इसको। तो फ्रिक्शन फोर्स भी एक कांटेक्ट फोर्स है, ये टेबल और बुक का बीच में जो कांटेक्ट है इसी की वजह से फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। और फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन के बोलो, नॉर्मल रिएक्शन आर था उसके परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे हमारा फोर्स कैसा लग रहा था, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, तो वो नॉर्मल रिएक्शन था। और कांटेक्ट सरफेस के अलोंग लग रहा है इधर, अगर इधर से फोर्स लगाएंगे या इधर से पुल करेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, या इधर से अगर फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में काम करेगा, और ये लगेगा अलोंग द सरफेस, तो इसको भी कांटेक्ट फोर्स बोल सकते हैं, बोलते ही है कांटेक्ट फोर्स ही है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, अलोंग द सरफेस, और नॉर्मल रिएक्शन का परपेंडिकुलर, जिस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, और ये जिधर फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन भी हमारा कांटेक्ट फोर्स हो गया, फ्रिक्शन को भी हम लोग कांटेक्ट फोर्स समझ लिए। तीसरे तरह का फोर्स जो यूज होता है मैकेनिक्स में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अरे वो स्ट्रिंग से लटका के क्या बोलते हैं उसको, अटैचमेंट, अटैचमेंट फोर्स। अब ये देखो, ये भी समझने वाली बात है, अगर छत से कोई रस्सी लटका के कोई मांस हम कोई बांध दिए,
अब ये भी नीचे नहीं आ रहा है, वेट तो इसका W इसको नीचे खींच रहा है, यहाँ ग्राउंड है, ग्राउंड की तरफ खींच रहा है, लेकिन ये आ तो नहीं रहा है नीचे। अब इसे कौन रोक रहा है? ये रस्सी जिससे बंधा हुआ है। अब ये रस्सी का फोर्स इसके बाहर की ओर लग रहा है, इसको कहते हैं टेंशन, टेंशन फोर्स। ये इस तरह की चीज है। अब कहो कि यही टेंशन यहाँ पे इस तरफ लग रहा है, रस्सी की वजह से हो रहा है। वो रस्सी यहाँ से नीचे की, यहाँ पे टेंशन फोर्स इस तरफ लग रहा है। देखो, जब भी हम लोग फोर्स की स्टडी करते हैं ना, तो भले ही ये कंबाइंड स्ट्रक्चर है, लेकिन हम अगर बॉडी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इस पे लगने वाले फोर्स को ही कंसीडर करते हैं, और कोई फोर्स को नहीं। यहाँ भले ही टेंशन ये भी लग रहा है, इसके उल्टे डायरेक्शन टी, लेकिन हम अगर इसकी बात कर रहे हैं, इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है उसको कंसीडर कर रहे हैं, तो इसको देखने की भी जरूरत नहीं, हमें सिर्फ इस टेंशन को देखना है। ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग टेंशन। अब ये टेंशन रस्सी के कारण लग रहा है। अब रस्सी अगर स्लैक होती तब ये टेंशन नहीं होता। अगर ये टेंशन नहीं होता है, कभी देखते हो ऐसे रस्सी से, लंबी रस्सी से बांध दो, रस्सी मुड़ी हुई है, छोड़ते हैं तो क्या होता है, ये अपनी वेट के कारण नीचे आता है। कब तक? जब तक ये रस्सी टाइट ना हो जाए। जैसे ही रस्सी टाइट हो जाती है, रुक जाता है। क्यों? जैसे ही रस्सी टाइट हुई तो एक इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के आउटवर्ड एक टेंशन फोर्स लगना शुरू हो जाता है, जो कि इसको बैलेंस कर देता है। टेंशन इसको बैलेंस कर देता है, टेंशन इक्वल टू, तो ये मूव नहीं करता। तो इसको टेंशन, हाँ टेंशन देखो क्या हो सकता है, टेंशन पुश हो सकता है कभी, टेंशन इस तरफ फोर्स लगाएगा, नीचे नहीं लगाएगा। टेंशन फोर्स हमेशा पुल होता है, खींचता है, इसको अपनी ओर खींचता है। अब देखो, कभी एक ऐसे, कभी कपड़ा वपड़ा सुखाने के लिए रस्सी बांधते हो, ये दो दीवार है, इसमें रस्सी बांध दी है, इस पॉइंट पे जाओगे ना तो तुमको लगेगा रस्सी इस तरफ खींच रही है। अगर यहाँ पे कुछ कपड़े वपड़े या वेट डाल दिए तो रस्सी इस तरफ, इस पॉइंट की सोचे तो रस्सी इस तरफ खींच रही। वही जाओ यहाँ तो लगे रस्सी इस तरफ खींच रही है। वही यहाँ देखो इन कपड़ों के इस तरफ तो रस्सी इस तरफ खींच रही है। यहाँ देखो तो लगे रस्सी इस तरफ खींच रही। तो हमें अब यहाँ की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इस टेंशन को ध्यान में रखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं। और जहाँ हम अगर यहाँ की बात करेंगे तो इस टेंशन को ही देखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं। और एक स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है हर जगह, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, अभी बस समझते हैं टेंशन। तो ये एक अटैचमेंट फोर्स है। यही 3-4 कैटेगरी के फोर्सेस तुमको पूरे मैकेनिक्स में देखने को मिलेंगे। कौन कौन? अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन, वेट हो गया, दूसरा कांटेक्ट फोर्सेस हो गए, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन हो गया, तीसरा ये हो गया टेंशन, और कोई चौथा फोर्स नहीं होता। अब हम लोग एक दो एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कोई इंक्लाइंड सरफेस पे ये एक बॉल रखा हुआ है, मान लेते हैं ये अल्फा एंगल से इंक्लाइंड है धरती से। अब इस पे कौन कौन सा, इस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सा फोर्स किधर किधर लग रहा है, बता पाओगे? देखते हैं। एक तो इसका वेट हुआ जो हमेशा धरती की ओर लगेगा, नीचे, ये वेट हो गया। एक अगर इस तरफ ये नीचे खिसकने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स F इस तरफ लगेगा। और इस सरफेस के कांटेक्ट में है तो एक रिएक्शन फोर्स ठीक सरफेस से परपेंडिकुलर R इस तरफ लगेगा। बस यही 3 फोर्स लगेंगे और यही तीनों फोर्सों का कैलकुलेशन करेंगे, और कोई फोर्स नहीं लगेगा इसमें। अब फोर्स तो हम लोग देख लिए। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल फोर्सेस लग रहा है, सपोज ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स,
मल्टीपल फोर्सेस अगर किसी ऑब्जेक्ट नाम देते हैं F1, F2, F3, F4, F5, ठीक है। अब इसका अगर ये मोशन हो रहा है तो मोशन है, ठीक है, समझते हैं। तो ये मोशन तो इसका ऐसा तो नहीं होगा इस फोर्स से एक इफेक्ट के कारण ये नीचे जाएगा, फिर इस फोर्स के इफेक्ट के कारण ये आगे जाएगा, फिर इस फोर्स के इफेक्ट के कारण ये फिर नीचे जाएगा, फिर इस फोर्स के इफेक्ट के कारण ये फिर आगे जाएगा, फिर इस F4 के इफेक्ट के कारण ये इस तरफ आएगा। ऐसा तो नहीं होता जी इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया फिर ऊपर गया, ऐसा नहीं होता। ये एक डायरेक्शन में चलेगा, रुका रहेगा, ये भी हमको नहीं पता अभी। तो ये सब कैसे पता करेंगे, ये अब आगे जो मैं समझाऊंगा उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब मल्टीपल फोर्सेस अगर किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना पड़ेगा और अब रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट क्या होता है, इन सारे फोर्सेस के इफेक्ट का वो एक ऐसा फोर्स, पता है ये इस डायरेक्शन में मैं खींच दिया, इसका मतलब इधर ही नहीं लग रहा है, किधर भी लग सकता है। जो इन सारे फोर्सेस मिलके जो एक इफेक्ट पैदा करेंगे ना, और जिस डायरेक्शन में उसकी क्या वैल्यू होगी, क्या डायरेक्शन होगा, उसी को रिजल्टेंट बोलते हैं। चारों पांचों सारे फोर्स मिलके कोई एक फोर्स, अगर इन सारे को अगर हम ऐसा कंसीडर करें, ये सारे फोर्स के बदले कोई एक फोर्स लग रहा हो और एक खास डायरेक्शन में लग रहा हो, उस फोर्स में अगर कन्वर्ट कर लिए इन सबको तो वही फोर्स होगा इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट। वो निकालने आना बहुत जरूरी। इसी एग्जांपल को देखो, हम ऐसे भी समझते हैं। एक रस्सी वाला होता है ना गेम, बीच में कुछ बांध दिया, इस तरफ से रस्सी से 2-4 लोग मिलके खींच रहे हैं और इस तरफ भी रस्सी को 3-4 लोग मिलके खींच रहे हैं। जिधर वाला लोग जिधर को खींच लेता है वो जीत जाता है, ऐसा गेम देखे होंगे। अब ऐसे में क्या होता है, इस पे इसका वेट तो लग रहा है नीचे, सिर्फ इसी की बात करते हैं। इस तरफ ये लोग खींच रहे हैं सपोज T1 टेंशन से, वो इस तरफ हो गया, और इस तरफ ये लोग खींच रहे हैं T2 टेंशन से, ठीक है। अब ये किसी का कांटेक्ट में है नहीं तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं है, तो ये फोर्स नहीं है, यहाँ लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा किसी के कांटेक्ट में नहीं है, हवा में खींच रहे हैं ये लोग। तो अब क्या होता है देखो, T1 अगर बड़ा हो जाएगा T2 से तो इधर वाले सब इधर आने लगेंगे। यही अगर T2 फोर्स अगर बड़ा हो जाएगा T1 वाले से तो इधर वाले सब इधर आने लगेंगे, और T1 फोर्स और T2 फोर्स टेंशन अगर बराबर है तो ये यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो ये फोर्सेस बैलेंस भी हो सकता है। इस एग्जांपल से क्या सीखे कि अगर जिधर का फोर्स ज्यादा होगा तो अपोजिट में भले ही कोई और फोर्स लग रहा हो लेकिन उस डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो ये जो अभी बताया था 4-5 फोर्सेस वाले रिजल्टेंट निकालने के लिए, तो उसको रिजल्टेंट निकालने के लिए ना एक डायग्राम खींचने आना बहुत जरूरी है। फोर्स का डायग्राम खींचना ये अभी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अब ये फोर्स हम लोग समझ गए कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वेक्टर, इसमें वैल्यू है, कितना ताकत लगा रहे हैं, और इसमें डायरेक्शन भी है। वैल्यू बोलो या मैग्नीट्यूड बोलो, ठीक, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो फोर्स वेक्टर है, डायरेक्शन है इसमें। अब हम लोग समझते हैं इसका डायग्राम फोर्स का कैसे खींचते हैं। डायग्राम खींचने के लिए 2-4 चीज हमेशा ध्यान रखना है। वेट हमेशा किधर लगता है, डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किधर लगता है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक, परपेंडिकुलर कांटेक्ट सरफेस के, और आउटवर्ड। तीसरा हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है। ये कैसे लगेगा, along the contact surface,
जिस सरफेस से कांटेक्ट हो रहा है उसी के साथ में। और डायरेक्शन क्या रहेगा? ओपोजिंग द अप्लाइड फोर्स। जो भी फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट में मूव कराने के लिए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन रहेगा। ये फोर्स हमने लगाया तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। चौथा कन्वेंशन ये आप ध्यान रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे ना हमेशा फोर्सेस ड्रॉ करना आउटवर्ड। मतलब जैसे एक फोर्स ये लगा, एक फोर्स ये लगा, एक फोर्स ये लगा, एक फोर्स ये लगा और एक इसका वेट लग रहा है W। ये 5 फोर्स इस पे लग रहा है। तो हम लोग ऐसे अगर इसका रिजल्टेंट लेने जाएंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस फोर्स को तो आउटवर्ड मतलब ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ, सही है। ये भी ऑब्जेक्ट से आउटवर्ड है। F1 नाम दे देते हैं, F2, F3, F4, ये वेट ही रहने दो। F1 सही है, F2 भी सही है, F3 देखो ऑब्जेक्ट की तरफ लग रहा है तो इसको हम लोग आगे बढ़ा के सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ा के ऑब्जेक्ट के बाद लगा लेते हैं। तो इसको F3 को ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ, ठीक। फिर F4 की बात करते हैं। F4 भी इनवर्ड ऐसे लग रहा है तो ये भी गड़बड़ है। इसको भी लगा लो इस तरफ F4। फिर वेट तो आउटवर्ड लग ही रहा है। मतलब हर फोर्स जो इनवर्ड फोर्स है उसी को आगे करके अगर हम ऐसे सारे फोर्सेस ऑब्जेक्ट के आउटवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ कर लेते हैं तो मेरे लिए रिजल्टेंट निकालना इसका काफी आसान हो जाएगा। 3 हो गया। और एक और चीज समझो, ऐसा लगता होगा कि इस ऑब्जेक्ट पे अगर सारे फोर्सेस मिला के इक्विलिब्रियम में, तो इन फोर्सेस का इसके मोशन पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। मतलब ये रेस्ट में रहेगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला हर फोर्स को जोड़ घटाव करके रिजल्टेंट निकालते हैं। अगर वो 0 आ जाए, कोई नेट फोर्स F नेट लिखते हैं, F नेट फोर्स अगर 0 है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। ऐसा मत सोचना रेस्ट में रहेगा, कहानी हो जाएगी गड़बड़। एक केस है कि रेस्ट में रहेगा, उसके लिए ठीक है, लेकिन सब जगह रेस्ट में ही रहेगा ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जो फोर्स है ना वो एक्सेलरेशन में चेंज लाता है और एक्सेलरेशन 0 है। अगर नेट फोर्स 0 है तो ये बार जरूर बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 का मतलब 2 मतलब होता है। एक, या तो रेस्ट में रहे ऑब्जेक्ट तब भी एक्सेलरेशन 0, या ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से भी आगे बढ़ रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर आगे बढ़ रहा है तब भी एक्सेलरेशन 0 है। अगर बॉडी मूव कर रही थी, इस पे 5-6 फोर्स लग गए, सबका रिजल्टेंट 0 आया, मतलब सारे फोर्सों ने मिलजुल के एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, तब भी ये उसी वेलोसिटी से, उसी स्पीड से चलता रहेगा। अगर F नेट 0 है, टोटल फोर्स का कैलकुलेशन रिजल्टेंट 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 का ये मतलब नहीं कि ये चीज रुका रहेगा। रुका रहना भी एक केस है, लेकिन ये हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहे। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे भी अगर v वेलोसिटी है तो यहाँ पहुंच गया मूव होके, यहाँ भी v वेलोसिटी होगा। एक्सेलरेशन जानते हो, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ पहुंचने का टाइम, ये भी 0 है। यानी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से भी कुछ चल रहा है तो उसका भी एक्सेलरेशन 0 है। तो ये गलती मत कर लेना कि इसको समझ जाना हमेशा रेस्ट में। ये 3-4 कन्वेंशन है, ध्यान में रख के बना सकते हैं हम लोग। अब 1-2 फोर्स, ये डायग्राम खींचेंगे फोर्स का। सपोज ट्रैक्टर देखे हो ना,
ये ट्रैक्टर की ट्रॉली है और ये हमारा ट्रैक्टर है। अब इसके व्हील्स वगैरह ड्रॉ नहीं करूंगा, ऐसे ही समझ लो। ये हमारा रोड है, ये ट्रॉली है और ये हमारा ट्रैक्टर है। अब इस पे हमारा डायग्राम खींचना है फोर्स का, तो हम लोग इसका डायग्राम एक साथ एक्सपर्टीज हो जाने के बाद एक साथ खींचना, अभी अलग अलग ही खींचते हैं। पहले ट्रॉली पे लगा हुआ फोर्स देखते हैं। ये ट्रॉली है, ट्रॉली पे एक फोर्स टेंशन लग रहा है जिससे ट्रैक्टर खींच रहा है इसको। देखो डायग्राम, जिस भी बॉडी को हम कंसीडर करते हैं ना, सिर्फ उस पर ही लगने वाला, उस पे ही लगने वाले फोर्सेस को हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं या रिजल्टेंट निकालते हैं। बाकी दुनिया में और इधर, जैसे इस ट्रैक्टर का इंजन, इस ट्रैक्टर का इंजन एक ड्राइविंग फोर्स लगा रहा होगा इस पर, तो ये ड्राइविंग फोर्स हम यहाँ लगा दें? नहीं, यहाँ हमें टेंशन लगाना है ओनली। ड्राइविंग फोर्स को हम कंसीडर करेंगे कब? जब ट्रैक्टर के लिए खींच रहे होंगे ये फोर्स का डायग्राम। दूसरा, इस ट्रॉली का वेट लग रहा होगा नीचे, ट्रॉली रोड के कांटेक्ट में है तो आर लगेगा इस कांटेक्ट सरफेस के ऊपर आउटवर्ड डायरेक्शन। और ट्रॉली अगर इस तरफ बढ़ रही है तो एक फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ इसके मोशन को अपोज करता हुआ ये लगेगा। यानी क्या क्या फोर्स लगे? नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, वेट और फ्रिक्शन, बस इतना ही फोर्स लगना है इस पे। अब यही जब ट्रैक्टर पे फोर्स की बात करें हम लोग, तो एक ट्रैक्टर का वेट हो गया, एक इंजन द्वारा ड्राइविंग फोर्स डी बोलते हैं, इस तरफ लग रहा है, आगे ले जा रहा है जो ट्रैक्टर। रोड के कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन आर लगेगा। और एक ट्रॉली के भी कांटेक्ट में है ये, तो एक टेंशन फोर्स टी आउटवर्ड। टेंशन फोर्स हम लोग कंसीडर करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बाहर की ओर। यहाँ पे अगर फील करेगा ना तो ये खिंचाव बाहर की ओर लगता हुआ, रस्सी इधर खींचती हुई महसूस होती है, और यहाँ ट्रॉली में भी रस्सी इधर खींचती हुई महसूस होती है। ये सारे फोर्सेस लगेंगे ट्रॉली पे। और एक आध डायग्राम खींच के समझते हैं फोर्स का। अब एक देखो, ये दीवार है और ये जमीन है। एक घर में चढ़ने वाली सीढ़ी होती है ना, लोहे की, प्लास्टिक की, बांस की, ये सीढ़ी लगी है। अब इस सीढ़ी पर लगने वाला फोर्स कौन कौन सा है? इस सीढ़ी पे लगने वाला फोर्स कौन कौन सा? सपोज एक इसका वेट नीचे की ओर लग रहा है W, इस पॉइंट पे R1 ले लेते हैं, इस कांटेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये लग रहा है। अब ये सीढ़ी क्या चाह रही है? आगे बढ़ना, तो इसका फ्रिक्शन फोर्स F1 ले लेते हैं, अपोजिट तरफ लग रहा है। फिर अब यहाँ पे आओ, नॉर्मल रिएक्शन R2 कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, और सीढ़ी चाह रही नीचे आना, तो फ्रिक्शन फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है F2। यही बस इतने ही फोर्स लग रहे हैं इस पूरे सीढ़ी पे। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एक बकेट है, बकेट में मैंने एक बड़ी बॉल डाल दी, एक छोटी बॉल डाल दी। ये बड़ी बॉल हो गई अपनी, अरे यार, बड़ी बॉल हो गई, ये कोई छोटी बॉल हो गई। अब कहेंगे बड़ी बॉल पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? तो बड़ी बॉल पे एक इसका वेट लग रहा है नीचे, नीचे से कांटेक्ट में है तो R1 बोलते हैं। इस सरफेस के कांटेक्ट में है तो R2। इस सरफेस यहाँ दूसरी बॉल का भी कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट सरफेस के अपोजिट R3, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ऐसे यही R3 इधर भी लग रहा है, इस बॉडी पर इसके कांटेक्ट के कारण दूसरे वाले बॉल पे। लेकिन अगर हम इस बॉल के स्टडी कर रहे हैं, इस बॉल के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को देखना। आई होप अब आप लोग डायग्राम खींच लोगे। अब देखते हैं हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं।
एक निकालेंगे, एक दो आपसे निकलवाएंगे। ये ऑब्जेक्ट है कोई, सिंपल सा इंक्लाइन प्लेन का ही लेते हैं पहले। ये सपोज अल्फा एंगल, यहाँ पे ये एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, कोई वुडन ब्लॉक, ये भी रफ सरफेस है, मतलब फ्रिक्शन फील कर रहा है ये भी कोई रफ सरफेस है। अब ये नीचे नहीं जा रहा, ना ही ऊपर जा रहा, ये यहीं पे रुका हुआ है, यानी इस पे हम कह सकते हैं इस पे लगने वाला सारा नेट फोर्स जीरो है रेस्ट में। अगर ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से भी नीचे आ रहा होता तब भी उसको हम लोग वही बोलते, नेट फोर्स जीरो है। तो अभी नेट फोर्स पे मत जाओ, हमें इस पे लगने वाले हर फोर्स का निकालना है। क्या हमें हर फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है, सारे फोर्स का एक कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा वो निकालना है। तो इसका W हो गया वेट नीचे की तरफ, ये नॉर्मल रिएक्शन R, इसकी कोशिश है नीचे आने की, तो फ्रिक्शन स्मॉल f ले लेते हैं इस तरफ, ठीक है। अब रिजल्टेंट तीन फोर्स हमारा लग रहा है, एक ये रिएक्शन R, ये फ्रिक्शन F और वेट W, ऐसा यहाँ पे हमारा वुडन ब्लॉक है। अब नेट फोर्स निकालने के लिए हम लोग दो परपेंडिकुलर साइड्स डिसाइड कर लेते हैं, एक को x एक्सिस, एक को y एक्सिस, कैसे भी ले सकते हैं। कोशिश करना ये मोशन के परपेंडिकुलर और पैरेलल लेने की, तो कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगा। हम ले सकते हैं कैसे भी, हम ये फ्रेम यहाँ पे इसको ऐसे भी ले सकते हैं, या करके ही दिखाता हूँ। एक बार हम लोग ये लेते हैं इस तरफ अलोंग सरफेस ऐसे, और R के पैरेलल है, ये R के पैरेलल है, सॉरी इसके परपेंडिकुलर है, और ये, और प्लस माइनस डायरेक्शन भाई हम लोग मान लेंगे, जैसे हम लोग देखे थे काइनेमेटिक्स में कि डायरेक्शन मायने नहीं रखता, हम देख किस तरफ पॉजिटिव लेना चाह रहे हैं। चलो इधर वाला जो भी फोर्स होगा उन सबको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और इधर वाला जो भी फोर्स होगा उन सबको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो सारे फोर्सेस का इस डायरेक्शन का कंपोनेंट और इस डायरेक्शन का कंपोनेंट निकाल लेंगे, और तब रिजल्टेंट देखते हैं कैसा आता है। इस डायरेक्शन का कंपोनेंट निकालने के लिए अब इस डायरेक्शन, पहले हम लोग बात करते हैं इस डायरेक्शन का, इधर को इस तरफ जो एरो लगा है उस तरफ हमने पॉजिटिव लिया है, तो फ्रिक्शन लग रहा है उस तरफ, F सीधा पॉजिटिव है, ठीक। इसका एक कंपोनेंट लगेगा, इसका, इसको भी हम दो कंपोनेंट डिवाइड करते हैं, इस तरफ क्या कंपोनेंट लगेगा वो देखते हैं। ये अल्फा एंगल, तो ये भी अल्फा एंगल, और ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 माइनस अल्फा एंगल, ठीक है। तो वेट ऐसा है, और ये अगर अल्फा एंगल है, कोई और एंगल थीटा एंगल है, तो इसका दो कंपोनेंट बनता है। इसे उल्टे में दिक्कत होगी समझने में, ऐसे समझो, ये कोई फोर्स है F, इसके और इसके अलोंग हमें इसका वो निकाल रहे हैं कंपोनेंट। तो बेसिकली ये होता है, यहाँ अगर ये थीटा एंगल है तो इधर कंपोनेंट होगा इसका F cos थीटा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में होगा F sin थीटा। ये कैसे होगा ये समझते हैं, ये कैसे होगा। अब ये था हमारा फोर्स, इसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिए, मतलब ये जो फोर्स F है, ये जो फोर्स F है, ये दो वेक्टरों का सम है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर दो वेक्टर का सम है, और यही वेक्टर को हम यहाँ से खिसका के यहाँ ले आए हैं, जो कि ये है, और ये वाला तो वही है। और अगर ये थीटा एंगल है, नाम दे देते हैं OAB। अब ये वेक्टर क्या हो जाएगा AB,
परपेंडिकुलर वाला मतलब ये, या यहाँ पे कहो ये ए बी बाय ओ ए, या कहो ओ ए या कहो एफ इज इक्वल टू साइन थीटा होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस साइन थीटा। अब ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। उसी तरह ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बेस मतलब ओ बी बाय हाइपोटेन्यूस एफ इक्वल टू कॉस थीटा। फिर ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। यानी इस वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। अब देखो इसको याद रखना, ये तो बार बार ऐसे करके तो नहीं निकालोगे। जिस एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है ना, उसके साथ कॉस थीटा वाला, उधर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है, और जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है उसके साथ ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट होता है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। अब उसी तरह इसको देखते हैं, हमको मेरा अब इस ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ले लिया, और इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स को पॉजिटिव ले लिया। अब ये है ठीक, हमारा फोर्स का डायरेक्शन है इधर, इसको इस तरफ कर दे भाई। ये एंगल है 90 माइनस थीटा, या इतना भी क्यों समझना, इस पर भी ये ऐसे समझो, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। हमारा ये पॉजिटिव ये निगेटिव है, और हमारा ये है फोर्स हमारा इस तरफ, ठीक, जो कि है W। अब ये फोर्स अगर इस तरफ है, इस लाइन को, नॉर्मल रिएक्शन वाले लाइन को ड्रॉ करो, ये 90 डिग्री है, ये एंगल अल्फा है, तो इसके पर पैरेलल अगर एक लाइन खींचते हैं तो इसके अलोंग भी अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा है। अब ये एंगल इसके परपेंडिकुलर है तो ये भी अल्फा होगा, ऐसे समझो इसको। ये दो पैरेलल लाइन है, ये इसको कनेक्ट कर रहा है, ये एंगल अल्फा दिया हुआ, तो ये एंगल भी अल्फा है, ठीक। और इसी सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन, ये यही है ना हमारा ये स्लैंट हाइट वाला सरफेस, इसके परपेंडिकुलर, तो ये अल्फा है, ये टोटल 90 डिग्री है, और ये अल्फा है 90 माइनस अल्फा, और ये अब 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस अल्फा यानी ये अल्फा। ऐसे ये सब पता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए ऐसे समझा दे रहा हूँ। मतलब इंक्लाइंड सरफेस है, ये अल्फा एंगल है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इधर हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो गया, और ऐसा ही हमने बनाया भी है। इसको प्लस लिया है, इसको प्लस लिया है, इस डायरेक्ट, ठीक है। दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम सारे फोर्सेस का कंपोनेंट निकालेंगे। ये नॉर्मल रिएक्शन R है, और ये इसका वेट। अगर नॉर्मल रिएक्शन R को थोड़ा बढ़ा लें तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा, अभी देखा था हमने। अब इस W का क्या बताए थे, जिसके साथ एंगल बना रहा है उस तरफ कॉस अल्फा वाला कंपोनेंट होता है ये, और इसके ठीक परपेंडिकुलर इस तरफ ये साइन अल्फा वाला कंपोनेंट होता है W साइन अल्फा। यानी अब इस डायरेक्शन के सारे फोर्सेस इस पे लगने वाले क्या हो जाएंगे, F माइनस W साइन अल्फा। माइनस में क्यों ले लिया, क्योंकि हम मेरा इधर वाले डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, और ये उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए साइन अल्फा माइनस। अब वर्टिकल के लगने वाले कंपोनेंट क्या क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में लगने वाले कंपोनेंट, तो R पॉजिटिव में है और W cos थीटा इसके अपोजिट में है, यानी माइनस W cos अल्फा, ठीक। हमने इसके अलोंग अब ये दो परपेंडिकुलर के तरफ हमने इधर कंपोनेंट निकाल लिया, इधर का टोटल फोर्स हमारा ये आया है, फ्रिक्शन माइनस W साइन अल्फा, और इस पे हमारा फोर्स क्या आया है, R माइनस W cos अल्फा, ठीक। और रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ये दो कंपोनेंट है, रिजल्टेंट फोर्स सपोज
इधर कैपिटल एफ, ये है हमारा रिजल्टेंट फोर्स। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, अब देखो इसी लाइन को उसी एग्जांपल की तरह आगे करके ये बना देंगे, ये W cos अल्फा है। अब इसको निकालेंगे बेस पर, बेस का पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, फोर्स स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी R माइनस W cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्मॉल f फ्रिक्शन माइनस W साइन अल्फा का होल स्क्वायर। अब f का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट अंडर, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा। और अगर ये एंगल, नया एंगल थीटा, रिजल्टेंट फोर्स इसके अलोंग थीटा एंगल बना रहा है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा दिस बाय दिस, परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू टेन थीटा, यानी ये बाय ये। तो अब रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड ये आएगा सॉल्व होके, और डायरेक्शन टेन थीटा इक्वल टू, उससे थीटा निकाल लेंगे। तो इसको हमने डिवाइड कर लिया इस तरह से। ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल देखते हैं। अब कह रहा हूं कि ये 1 मीटर डिस्टेंस है, दो यहां पे टाई किए हुए हैं स्ट्रिंग से, एक बॉल यहां हमने लटका रखा है, ये T1 है और ये T2 है, और ये वेट ले लेते हैं 20 न्यूटन है। इधर का लेंथ ले लेते हैं 0.8 मीटर, इसका लेंथ क्या डाला है 1 मीटर, इसका लेंथ 0.8 मीटर, इसका लेंथ देते हैं सपोज 0.6 मीटर। ये ए, ये बी, ये सी, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये रुका हुआ है मतलब रेस्ट में है। हर फोर्स अपने आप को बैलेंस कर रहा है, रिजल्टेंट 0 आना चाहिए। तो अब हमें टेंशन 1 और टेंशन 2 पता करना है, टेंशन 1 क्या होगा, टेंशन 2 क्या होगा, कैसे निकाल सकते हैं। पकड़ लो, एक ऊपर डायरेक्शन ले लो प्लस, एक इधर डायरेक्शन ले लो प्लस। इस दोनों पे हम लोग इन सारे फोर्सेस को तोड़ देते हैं, कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो ये बेसिकली ऐसा है, यहाँ पे फोर्स एक लग रहा है 20 न्यूटन, यहाँ अब इस ऑब्जेक्ट पे देखते हैं, टेंशन एक लग रहा है, इसको T1 बोलते हैं, इस स्ट्रिंग का टेंशन T2 बोलते हैं, ठीक है। ये 1 मीटर, ये 0.8 मीटर, ये 0.6 मीटर, ये 90 डिग्री, ठीक। अब एक इमेजिनरी लाइन हम यहाँ ड्रॉ करें अपने मन से जो इसके पैरेलल हो। ये एंगल अगर अल्फा है, ठीक, और ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल भी बीटा और ये एंगल अल्फा हो जाएगा। दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो ये एंगल बराबर होता है, और ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, पता होगा। तो उसी का इस्तेमाल करते हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर दे, यानी ये भी बीटा एंगल है, और ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल भी अल्फा, तो ये भी अल्फा एंगल है। अब सिर्फ हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट पे अब क्या क्या फोर्स लग रहा है, इसका डायग्राम खींच रहे हैं ऑब्जेक्ट का। ये हो गया 20 न्यूटन जो इसका वेट है, ये हो गया T1 जो कि बीटा एंगल पे लग रहा है, और ये हो गया T2 जो कि अल्फा एंगल पे लग रहा है। अब हमको इन दोनों के अलोंग सारे फोर्सेस को डिसॉल्व करना है, तो इसके अलोंग देखते हैं, इसके अलोंग, इस डायरेक्शन के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या होगा। T1 बताया था अभी, जिसके साथ एंगल बना रहा है उसके डायरेक्शन में इसका कॉस वाला कंपोनेंट होता है, T1 कॉस बीटा, और ये तो ठीक परपेंडिकुलर है इसके, तो इसका तो कोई कंपोनेंट इधर आएगा ही नहीं, ठीक। और इसका अल्फा एंगल बना रहा है तो इधर लिखे हैं T2 कॉस अल्फा, जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। हमने इधर वाला प्लस लिया है तो इधर लिखते हैं माइनस T2
कॉस अल्फा, ये इस डायरेक्शन में हो गया। अब वर्टिकल डायरेक्शन में निकालते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में, तो इसका साइन वाला कंपोनेंट आएगा उधर, T1 साइन बीटा प्लस इसका भी साइन वाला कंपोनेंट आएगा उधर, T2 साइन अल्फा, और ये इसके अपोजिट लग रहा है -20। ये अब कह रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब ना तो इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, या तो रेस्ट में है, नेट फोर्स जीरो है। सीधा इक्विलिब्रियम का मतलब समझो, नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो है मतलब इस डायरेक्शन का नेट फोर्स, इस डायरेक्शन का नेट फोर्स ये है, और इस डायरेक्शन का नेट फोर्स ये है, तो इंडिविजुअली ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, यानी T1 कॉस बीटा इज माइनस T2 कॉस अल्फा इक्वल टू जीरो। इससे क्या आ गया, T1 कॉस बीटा कैसे निकालना है, अब आओ यहाँ देखते हैं। कॉस ये 90 डिग्री है, बीटा बराबर कॉस बीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, यानी 0.8/1 माइनस T2 कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, अब ये है अल्फा, तो इसके लिए बेस ये, हाइपोटेन्यूस ये, तो 0.6/1 इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 इसको इस तरफ ले जाएं तो एक स्टेप आगे लिख देते हैं, इक्वल टू ये फर्स्ट इक्वेशन से आ गया। इसी तरह सेकंड इक्वेशन से देखो क्या आता है। अब इसको हटा देता हूँ, सेकंड इक्वेशन से, ये फर्स्ट इक्वेशन से ये इस रिजल्ट पे आए हम, सेकंड इक्वेशन से आता है T1 साइन बीटा, साइन बीटा यानी परपेंडिकुलर बाय बेस 0.6/1 प्लस T2 साइन अल्फा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस 0.8/1 -20 इक्वल टू 0। तो इधर -20 इधर ले जाए तो ऐसा इसको लिख दे, इक्वल टू 20, यानी 0.6 T1 प्लस 0.8 T2 इक्वल टू 20, और दूसरी सॉरी यहाँ पे 0.8 T1 इज इक्वल टू 0.6 T2। इन दोनों को सॉल्व करके T1 और T2 की वैल्यू हम पता कर लेंगे। तो बेसिक मैकेनिक्स वाले फोर्स में यही है। क्या क्या आना चाहिए हमें, इसका रिजल्टेंट प्रॉपर ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए। जो एक दो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा समझा दिया मैंने, नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन, ये समझा दिया। रिजल्टेंट फोर्स निकालना समझा दिया। इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूटन्स लॉ से शुरू करेंगे और फोर्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में। थैंक यू। मेरे पिछले वीडियोस भी देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।